हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ईशांत कुमार। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 6th टॉपिक रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फजास रूल रिवाइज किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सजेशन में भी आ जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों का 6th टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर जेई नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई सजेशन देना है या फीडबैक देना है तो गूगल फॉर्म अटैच है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग 4 टॉपिक रिवाइज करेंगे। पहला टॉपिक होगा कंडक्टिविटी, दूसरा टॉपिक होगा थर्मल स्टेबिलिटी, तीसरा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी और चौथा टॉपिक होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे NaCl। ये सॉलिड NaCl है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे पहले कि सॉलिड NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, यहाँ हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे और ये एक बल्ब है। अब बल्ब से जो है वायर को कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट हो गया और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, इसमें हम लोग सॉलिड NaCl को पोर करते हैं, ठीक है। तो चला गया यहाँ पे। अब जो है यहाँ वायर डाल देते हैं इसमें। जैसे ही NaCl इस लिक्विड के अंदर गया तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा Na+ एक्वस और दूसरा होगा Cl- एक्वस। तो अब सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करते हैं, बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे और वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, या बोल सकते हैं हम लोग वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी और साइज वाले प्रॉब्लम की। सबसे पहले हम लोग लेते हैं Li+। Li+ काफी छोटा है तो इसके आसपास जो है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे। इसी ग्रुप में Li के बाद आता है Na। तो Na+ जो है Li+ से थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे रिलेटिवली कम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो पाएंगे। और इसके बाद आता है K+। तो K+ Na+ से भी बड़ा है तो यहाँ और कम वाटर मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे। तो अगर हम साइज की बात करें गैसियस स्टेट में, ये जो ऑरेंज वाला है ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्कल है ये एक्वस स्टेट में है। तो अगर गैसियस स्टेट में बात करें हम लोग साइज की तो Li+ सबसे छोटा होगा, उसके बाद Na+ उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर K+ उससे बड़ा होगा, उसी तरह से Rb+ और Cs+ भी उससे बड़ा होगा, ठीक है। और अगर एक्वस फॉर्म में बात करें तो एक्वस फॉर्म में क्या होगा कि Li+ सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद Na+ उससे छोटा हो जाएगा और K+ उससे भी छोटा, फिर Rb+ उससे भी छोटा और Cs+ सबसे छोटा हो जाएगा। और मोबिलिटी की अगर बात करें हम लोग तो मोबिलिटी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा मोबिलिटी उतना ही कम होगा। तो यहाँ अगर एक्वस फॉर्म में बात करें तो साइज सबसे बड़ा है Li+ का, तो इसका मोबिलिटी जो है सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, सबसे कम होगा Li+ का, उसके बाद Na+ का उससे ज़्यादा होगा, फिर K+ का, फिर Rb+, फिर Cs+। और अगर अब हम लोग बात करें कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा तब होगा जब मोबिलिटी ज़्यादा होगा। और मोबिलिटी ज़्यादा किसका है इस केस में, एक्वस फॉर्म में Cs+ का सबसे ज़्यादा मोबिलिटी है, तो कंडक्टिविटी भी Cs+ का ही ज़्यादा होगा।
ठीक है। और ध्यान रखिए ये बात कि यहाँ हम लोग कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है मोनो एटॉमिक एनायन का और दूसरा पार्ट है पॉली एटॉमिक एनायन का। तो मोनो एटॉमिक एनायन के थर्मल स्टेबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और जिनको पता नहीं है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो है वो होता है 1 मोल आयनिक लैटिस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में डिसोसिएट करने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग देखते हैं पॉली एटॉमिक एनायन का थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो पॉली एटॉमिक एनायन के केस में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या था कि चार्ज जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर के केस में क्या है कि चार्ज जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और साइज की अगर बात करें तो लार्जर कटायन एंड स्मॉलर अनायन फेवर्स आयनिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो मोनो एटॉमिक अनायन के केस में एग्जाम्पल है NaF और NaCl का। तो जहां भी आप लोग को मोनो एटॉमिक अनायन दिखे, जैसे यहाँ पे F- है और Cl- है, ये मोनो एटॉमिक अनायन है, ठीक है। तो जैसे ही मोनो एटॉमिक अनायन दिखे और पूछे थर्मल स्टेबिलिटी, तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए लैटिस एनर्जी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज दोनों में सेम ही है और कटायन का साइज भी सेम है। तो बचा क्या, बचा हम लोग पास अनायन। और हम लोगों ने लैटिस एनर्जी में देखा था कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे साइज छोटा किसका है, साइज छोटा फ्लोरीन का है, तो लैटिस एनर्जी जो है NaF का ज़्यादा हो जाएगा। और अगर NaF का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है NaF का ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक एनायन के केस में, तो इसका एग्जांपल है CaCO3 और MgCO3। CO3 यहाँ पे जो है पॉली एटॉमिक एनायन है और इस पे चार्ज कितना है, -2, ठीक है। तो जैसे ही पॉली एटॉमिक एनायन दिखे और पूछे हम लोग से थर्मल स्टेबिलिटी, तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे भी चार्ज सेम है और जो अनायन है वो भी सेम ही है। तो बचा क्या, बचा कटायन। तो कटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो Mg और Ca में बड़ा कौन है, Ca। तो CaCO3 जो है, CaCO3 का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर S ब्लॉक से ही आते हैं। ये फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आता है। और सेकेंड ए ग्रुप के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं, क्या ट्रेंड फॉलो करता है ये। S ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पे ज़्यादातर सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से घटता है, ठीक है। तो घट दोनों ही रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रहा है और लैटिस एनर्जी भी घट रहा है। अगर नॉर्मली देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी के घटने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी घटेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लैटिस एनर्जी भी घट रहा है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी अगर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में
ज़्यादा तेजी से घट रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू लेटेस्ट एनर्जी। तो इस कारण क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ओवरऑल डिक्रीज कर जाता है। तो डाउन द ग्रुप एस ब्लॉक में ज़्यादातर सॉल्ट्स की क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में एक्सेप्शन की बात करें तो फर्स्ट ए में F-, OH-, SCO3- और CO3 की सॉल्युबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी जो है ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। उसी तरह सेकेंड ए, अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन है F-, OH-, SCO3-, C2O4 जिसको हम लोग ऑक्सीलेट भी बोलते हैं। तो इन सारे सॉल्ट्स का जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी जो है हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज करता है। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हो गए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी ट्रेंड जो है हाइड्रोक्साइड के जैसा ही होता है। सेकेंड पॉइंट है BeX2 और BeC2O4 जो हैं फेयरली सॉल्युबल होते हैं। मतलब अगर हम लोग को बोले कि सेकेंड ए ग्रुप के ऑक्सिलेट और हैलाइड का सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है तो बेरिलियम का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग एंड में, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। हैलाइड्स के केस में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेकेंड ए ग्रुप की अगर बात करें हम लोग तो एक्सेप्शन में हम लोगों ने देखा था पहले कि फ्लोराइड अगर है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड की बात करें तो यहाँ थोड़ा चेंज आ जाता है। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है इस शेप में तो समझ जाइए कि ओके है, और अगर यहाँ पे रेड है तो समझ जाइए थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अगर क्लोराइड की बात करें हम लोग, लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन सीजियम क्लोराइड, ग्रेटर देन रुबिडियम क्लोराइड, ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड और ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। ये ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड में नॉर्मल है, ठीक है। और फोर्थ का अगर बात करें, अगर हम आयोडाइड की बात करें तो आयोडाइड में भी जो है थोड़ा ऑर्डर में चेंज है। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। पहला पॉइंट है आयनिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसमें हम लोग अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे देखते हैं क्या होगा। तो देख पा रहे हैं आप कि ये ब्लू हो गया है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर रेड लिटमस पेपर को हम लोग एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कोवेलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रेड हो गया है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड्स का वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऑक्साइड का बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं। अगर इसमें ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वापस ब्लू ही होके आएगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। और अगर रेड लिटमस को डालेंगे तो वो रेड होके ही आएगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे में जेड से जिंक, अली में एल से एल्यूमिनियम, बेकार में बीई से बेरिलियम,
गाया में Ga से गैलियम, पंजाबी में P से लेड Pb, सॉन्ग में S से Sn। तो जिंक का ऑक्साइड जेरेनो एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम का BeO एम्फोटेरिक होता है, गैलियम का Ga2O3 और Ga2O ये एम्फोटेरिक होता है, लेड का PbO और PbO2 एम्फोटेरिक होता है और टिन में SnO और SnO2 एम्फोटेरिक होता है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, ये भी एम्फोटेरिक होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Mn का MnO2 एम्फोटेरिक, क्रोमियम का Cr2O3 एम्फोटेरिक, आर्सेनिक का As2O3 एम्फोटेरिक, एंटीमनी का Sb2O3 एम्फोटेरिक और वेनेडियम का V2O5 एम्फोटेरिक। तो इसका ट्रिक है मन कर रहा ऐसा सब वीडियो गेम खेलें, है मन कर रहा ऐसा सब वीडियो गेम खेलें। तो है में H से हाइड्रोजन, मन में M से मैग्नीज, कर रहा Cr मतलब क्रोमियम, ऐसा A से आर्सेनिक, सब S से Sb और से अगर यहाँ पे एक हटा दें तो Sb बन ही जा रहा है। वीडियो गेम तो V से वेनेडियम। तो ये ट्रिक हो गया आपके लिए। V2O5 जो है प्रीडोमिनेंटली तो एसिडिक होता है, लेकिन कभी कभी एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो कर देता है। अब हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। पहला है N2O। N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसलिए इसका ट्रिक है हंस हंस के मरता है। इसको जिसने सूंघ लिया वो हंस हंस के मर ही जाएगा। ये ट्रिक है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिक है रो रो के मरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन के साथ 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल है और ये ऑक्सीजन सप्लाई को ही ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आदमी मर जाता है। सच में ही मर जाता है ये। नेक्स्ट है H2O। H2O वाटर में डूब के मरता है। और नेक्स्ट है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नो मरता है। ये ट्रिक है इसका। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कली मेटल क्लोराइड इन वाटर इज। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये और चौथा ऑप्शन है ये। तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ए में जो है F माइनस एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो बहुत सिंपल है ये। तो LiF लेस देन NaF लेस देन KF लेस देन RBF, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन जेईई में 2013 ऑनलाइन वाले में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलीन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। पहला ऑप्शन है BaSO4, दूसरा है SrSO4, तीसरा है CaSO4 और चौथा है BeSO4। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग से डायरेक्ट पूछ रहा है कि अल्कलीन अर्थ मेटल सल्फेट्स में से जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव किसका है। होता दोनों का ही नेगेटिव है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव किसका है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग से जो है सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बोल रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करना चाहिए डाउन द ग्रुप, है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी कम किसका हो जाएगा यहाँ पे? डाउन द ग्रुप अगर डिक्रीज कर रहा है तो BeSO4 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BeSO4। और ये क्वेश्चन जेईई में 2015 में आया था। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया वुड हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Kp एट अ कॉमन टेम्परेचर। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये और चौथा ऑप्शन है ये। इनडायरेक्टली हम लोग से पूछ रहा है कि CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस किस में होगा।
ठीक है। तो CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस उसमें होगा जिसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, और थर्मल डिकम्पोजिशन किसके अंदर ज़्यादा होगा, जहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और पोलराइजेशन ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ कटायन सबसे छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनायन का साइज तो सेम ही है, चार्ज भी सेम है, तो कटायन ही बचता है कंपेयर करने के लिए। तो कटायन सबसे छोटा कहाँ है, Mg में, Mg सबसे छोटा कटायन है। तो इसके अंदर जो है पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण थर्मल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा कि CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इसलिए इसका Kp भी ज़्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। चौथा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलेट्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल। फ्लोराइड और ऑक्सिलेट को हम लोग Y मान लेंगे। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये, और चौथा ऑप्शन है ये। तो हम लोगों ने देखा था कि BeX2 और BeC2O4 जो है फेयरली सॉल्युबल होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लगाएं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम का फ्लोराइड या फिर बोल सकते हैं बेरिलियम का हैलाइड और बेरिलियम का ऑक्सिलेट जो है काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ग्रुप में जितने भी हैं उन सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। पांचवा सवाल है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयंस इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है रुबिडियम, तीसरा है लिथियम, और चौथा है सोडियम। तो यहाँ सीधा पूछ रहा है कि आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसका होगा, और ये हम लोगों ने देख ही लिया है कि आयनिक मोबिलिटी सबसे कम उसका होगा जिसका एक्वस सॉल्यूशन में साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में साइज बड़ा किसका होगा, लिथियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। और ये क्वेश्चन नीट यूजी 2017 में आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडिंग। बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगा लें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोग को JEE नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन या फीडबैक देना है तो गूगल फॉर्म अटैच्ड है, वहाँ जाके आप लोग सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।